आप सभी कला सुधी दर्शकों का हम आत्मीय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से प्रारंभ हुआ ये 3 दिवसीय नाट्य समारोह हमारे एक बहुत ही प्रिय और जिसे स्नेहवश हम सब पापा जी कहते थे, ऐसे स्वर्गीय आदरणीय विश्वास शर्मा जी को समर्पित है। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, पर हमारे यहाँ विशाल सिंह कुशवाहा जी ने, जो कला चौपाल संस्थान के प्रमुख हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने रंगकर्म के द्वारा अपने वरिष्ठों को इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं अपने समस्त अतिथियों का भी विशेष स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया वे दीप दीपन कर और आदरणीय विश्वास जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। जी, जो कि प्रदेश श्री देवेंद्र दुबे जी स्वागत करेंगे श्री शरद शर्मा जी का। श्री नंदन चावड़ा जी स्वागत कर रहे हैं श्री सुभाष दुबे जी का। श्री जौले जी का। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच नाटक के मैं इकबाल सिंह जी गांधी जी से अनुरोध करती हूं कि वे विनोद कुमार मिश्रा जी का स्वागत करें। आप सब तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथियों से अनुरोध है, कृपया जी उपस्थित हैं, हम आपकी उपस्थिति को यहाँ रेखांकित करते हैं। श्री नितिन, जहाँ देश विदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे श्री दिनेश दिग्गज जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपकी उपस्थिति को भी रेखांकित करते हैं। श्री विशाल मेहता जी और बाकी लोगों के नाम मुझे मालूम नहीं है, पर हम आप सभी की उपस्थिति को यहाँ रेखांकित करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज जो नाटक यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है डाकघर। उसकी विषय वस्तु कुछ इस तरह से है कि 20वीं शताब्दी के ग्रामीण परिवेश पर आधारित नाटक की कहानी लड़के अमल के इर्द गिर्द घूमती है। गुरुदेव ने नाटक का शिल्प सांकेतिक लिखा है, जिसमें बिना बदलाव किए परिस्थितियों और नाटक के रूप को बदलकर निर्देशक ने नया प्रयोग किया है। रंगों में बिंबों, प्रतीकों, सामाजिक अवलोकन और संकेतों से बनी प्रस्तुति डाकघर है।
अमल लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। वैद्य के निर्देशानुसार लड़का अमल अपने कमरे तक सीमित रहता है, एकांतवास में। कमरे की खिड़की के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ अमल बातचीत करना शुरू कर देता है। नाटक डाकघर की काव्यात्मक निर्माण प्रक्रिया को विश्व युद्ध के दौरान भारत में चिकित्सक व चिकित्सा प्रणाली के अभाव को दर्शाता है। 20 मई 1980 को रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही रंगकर्म पर कार्य करते हुए इन्होंने अपने को परिपक्व किया। मंच परिकल्पना, प्रकाश परिकल्पना, वेशभूषा, मुखौटा निर्माण पर विशेष इनकी रुचि रही है। वैसे ही आंखें कमज़ोर हैं। लाइट खोल दीजिए। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय विजेता दल के ये सदस्य रहे हैं। इन्होंने पद्मश्री शंभू हेगड़े जी के सानिध्य में यक्षगान का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही लोक तत्व, अभिनय एवं निर्देशन की बारीकियां अलखनंदन जी के सानिध्य में सीखते हुए भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से रंगमंच का विधिवत द्विवर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तदोपरांत इन्होंने चयन अकादमी में ही 1 वर्षीय इंटर्नशिप के लिए इनका चयन हुआ। इन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से विस्तृत प्रशिक्षण एवं फिल्म एप्रिसिएशन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने प्रमुख रूप से पद्मश्री राज बिसरिया, पद्मश्री राम गोपाल बजाज, पद्मश्री बंसी कौल, अलखनंदन, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, बी जयश्री, आलोपी वर्मा, प्रोवीर गुहा, बापी बोस, आलोक चटर्जी आदि प्रसिद्ध नाट्य निर्देशकों के सानिध्य में कार्य किया है। इन्होंने 50 नाट्य प्रस्तुतियों में अभिनय, 30 नाटकों की मंच परिकल्पना, 1 सैकड़ा से अधिक नाट्य प्रस्तुतियों की प्रकाश परिकल्पना, 20 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियों की वेशभूषा परिकल्पना के साथ ही रूप सज्जा का कार्य कुशलतापूर्वक किया है। इन्हें रीवा मध्य प्रदेश में गैरेज थिएटर का इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में गैरेज थिएटर का निर्माण किया है। वर्ष 2010 से भारतेंदु नाट्य अकादमी में अतिथि प्रशिक्षक एवं प्रवेश समिति के ये सदस्य हैं। मंच पर जो पात्र अभिनय निभा रहे हैं वे हैं माधव दत्त एवं दहीवाला राजमणि तिवारी, वैद्य राजकुमार कोरी, पहरेदार रत्नेश गोस्वामी, दादा एवं फ़कीर विपुल सिंह गहरवार, अमल विनोद कुमार मिश्रा, सुधा एवं चौधरी प्रियांशु सेन। मंच परे पर जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है लेखक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मंच व्यवस्था राजमणि तिवारी एवं विपुल सिंह, संगीत संचालन प्रसून मिश्रा, अजय सैन, प्रकाश संचालन प्रसून मिश्रा, रूपसज्जा सुधीर सिंह, राजकुमार कोरी, सत्यम क्षेत्री, प्रॉपर्टी सुधीर सिंह, प्रियांशु सेन, श्रुति द्विवेदी, दिया मिश्रा, परिकल्पना और निर्देशन मनोज कुमार मिश्रा और प्रस्तुति है मंडप संस्कृति शिक्षा कला केंद्र रीवा। आप सभी से सादर अनुरोध है कृपया अपने फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल लें। बहुत धन्यवाद।
लेकिन अब ये सारे रुपए इस बच्चे को ही मिलेंगे, ये सोचकर एक एक अलग तरह का सुख ये तो बताओ, ये बच्चा पाया कहाँ? गांव से। ये मेरी स्त्री का भतीजा है। बचपन में ही बेचारे की माँ चल बसी और अभी कुछ दिन पहले इसका पिता भी जाता रहा। फिर तो उसे इसका बचपना
नहीं बेटा, वो जहाँ हुआ जाते में दाल डलती है, दोनों हाथों में दाल की कुत्ता लेकर के गिलहरी कुट करके खाती है। क्या मैं वहां तक भी नहीं जा सकता हूँ? नहीं। अगर गिलहरी होता कितना अच्छा होता। लेकिन बुआ जी, वैद्य जी ने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना कर दिया है? वहां जाने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई। ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वैद्य जी ने मुझे क्यों मना कर दिया बताइए ना। अरे ये भी नहीं समझते हो बेटा, उन्होंने इतनी मोटी मोटी पोथियां जो पढ़ रखी है। हाँ, क्या पोथियां पढ़ने से ही सब कुछ जाना जा सकता है? जाना क्यों नहीं जा सकता? देख लेना, एक दिन तुम भी इतनी मोटी मोटी पोथियां पढ़कर भारी विद्वान बनोगे। हाँ। नहीं, मैं विद्वान नहीं बनूंगा बुआ जी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं अर्जुन विद्वान नहीं बनूंगा। ये क्या कहते हो बेटा? अरे अगर मैं विद्वान हो पाता तो मैं तो धन्य हो जाता। मैं देखने की जितनी चीजें हैं ना, मैं उन सबको देखता फिरूंगा। क्या देखते फिरोगे? वो जो मेरी खिड़की के उस पार में वो जो दूर में एक पहाड़ दिख पड़ता है ना, मेरा बड़ा जी होता है कि मैं उसे पार करके आगे चला जाऊं। कोई काम नहीं, धंधा नहीं, खाम खा पहाड़ पार करने चला जाऊं। अरे ये जो पहाड़ इतना ऊंचा दिख पड़ता है तो समझना होगा इसे पार करने की मनाही है। नहीं तो सोचो, इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करके इतना ऊंचा पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी? जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमें मना कर रहा है? लेकिन मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धरती बोल नहीं सकती है, इसी से अपने दोनों हाथ नीले आसमान की तरफ उठा के हमें बुला रही है। बहुत दूर के जो लोग अपनी खिड़की के पास बैठ करके वो आवाजें सुन पाते हैं, लेकिन बुआ जी, विद्वान लोग वो बातें नहीं सुन पाते हैं। वो तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना होते हैं। हाँ, अरे मैंने अपने जैसे एक पागल को देखा था। सुनो तो जरा, वो था कैसा? हाँ, उसके कंधे पर बांस की एक लाठी थी और लाठी के अगले हिस्से में एक पोटली बंधी थी। उसके बाएं हाथ में एक लोटा था और नागौरी जूते पहनने वाला वो आदमी उस मैदान की राह से उस ओर चला जा रहा था। मैंने उसे पुकार कर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, पता नहीं, जहां भी चला जाऊं। मैंने पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? उसने कहा, काम ढूंढने। अच्छा बुआ जी, क्या काम भी ढूंढना पड़ता है? ढूंढना क्यों नहीं पड़ता? जाने कितने ही लोग हैं जो काम ढूंढते फिरते हैं। हाँ, तब तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह काम ढूंढता घूमता फिरूंगा। और अगर ढूंढकर भी न पा सको तो? हाँ, अगर ढूंढकर भी ना पा सकूंगा तो हाँ, तो फिर मैं फिर ढूंढूंगा। जानते हैं बुआ जी, वो नागौरी जूते पहनने वाला वो आदमी वो उस ओर चला गया। तो वो जो हाँ ऊपर गाछ के नीचे झरना बह रहा है ना, वहीं पर अपनी उसने लाठी उतार कर रख दी और अपने पैरों को झरने के पानी में धोकर पानी से सान कर सत्तू खाने लगा। आप भी करके जब वो फुर्सत हुआ ना, इससे उसने अपनी पोटली बांध ली और कंधे पर रख ली और पैरों के कपड़ों को समेट के झरने के पानी में उतर गया और पानी को ढेलता उस पार चला गया। मैंने बुआ जी से कह रखा है, मैं भी एक दिन झरने के किनारे जाकर के सत्तू खाऊंगा। तो तुम्हारी बुआ जी ने क्या कहा? बुआ ने कहा, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर तुम्हें झरने के किनारे ले जाकर के सत्तू खिला लाऊंगी। अच्छा बुआ जी, कब तक मैं अच्छा हो जाऊंगा? बेटा तुम्हारे अच्छे होने में अब ज्यादा देर नहीं है। हाँ, देर नहीं है। अगर तो अच्छा हो तो चला जाऊंगा। कहाँ जाओ? जाने कितने टेढ़े मेढ़े झरनों के पानी में पैर डुबो कर मैं उन्हें पार करता चला जाऊंगा। दोपहर के वक्त जब सभी लोग अपने घर में सोए रहेंगे ना, तब मैं जाने कहाँ कितनी दूर काम ढूंढता
तुम यहीं चुपचाप बैठना, ठीक है? कहीं बाहर मत निकल जाना। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा फूफा जी। मैं रात के किनारे वाले किसी कमरे में बैठा रहूंगा। अरे अरे तुम कौन हो? तुम पैर चिपका के चली जा रहे हो। रुको ना जरा। ये रुकने की फुर्सत कहाँ है? वक्त जो बीता जा रहा है। तुम रुकना ही नहीं चाहती हो। मैं भी अब यहाँ बैठे नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे बोल के तारीफ की याद आई है। बताओ मुझे भी, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। बस वैद्य जी ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया है। तुम कल इस बार नहीं करना। वैद्य जी की बात तो माननी ही चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। तो लोग तुम्हें शराबी दिखने, बाहर की ओर देखकर तुम्हारा मन छटपटा है ना? बल्कि मैं तुम्हारे आकर दरवाजा भी बंद नहीं करूँगा। नहीं नहीं, इसे बंद मत करना। यहाँ तो सब कुछ पहले से ही बंद है। तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। मैं सुना सुधा, जानते नहीं, यहाँ के मालिक की बेटी हूँ। तुम क्या करती हो? मैं टोकरी भरकर फूल चुराती हूँ और उनकी मनाई पूछती हूँ। अभी मैं फूल चुनने जा रही हूँ। तुम फूल चुनने जा रही हो। इसी से जब तुम चलती हो ना, तो तुम्हारे दोनों पैरों की पायल बजती है। छप छप छप। अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता तो बहुत ऊंची डाल के यहाँ दिखने वाले फूल भी तुम्हारे लिए झाड़ देता। क्यों नहीं? जैसे फूलों का हाल मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो। हाँ, मैं जानता क्यों नहीं? बेशक जानता हूँ। मैं 7 भाइयों वाली चंपा का हाल भी जानता हूँ। अगर मुझे लोग छोड़ देना, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, खूब घने अंधेरे जंगल में, जहाँ तुम ढूंढ करके भी रास्ता नहीं पाओगी। और बहुत ऊंची डाल की पतली पुंगी पर जहाँ मुनिया चिड़िया बैठकर झूला झूलती है, मैं वहाँ चंपा बनकर मिल सकता हूँ। तुम मेरी पारू दीदी बनोगी। तुम्हारी भी क्या हुआ है? मैं तुम्हारी पालू दीदी कैसे बनूंगी भला? मैं तो सुना हूँ शशि वाली की बेटी, मुझे रोज इतनी सारी मालाएं पूरी पड़ती है। लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह इसी जगह बैठी रह पाती तो कैसा मजा आता। तब तुम दिन भर यहाँ बैठकर क्या करती? मेरी एक बढ़िया बहू गुड़िया है, उसका प्यार लगती है। मेरी नन्ही बिल्ली है, उससे। लेकिन नन्ही,
ही अच्छा लगेगा, मुझे अपने गांव ले चलोगे? क्यों न ले चलोगे बाबू, जरूर ले चलोगे। फिर तुम मुझे भी इसी तरह से दही बेचना सिखा दोगे? मैं भी कंधे पर बहगी लेकर गांव-गांव, शहर-शहर में दही बेचना करूंगा। अरे बाबू, तुम नहीं क्यों बेचोगे? तुम तो इतनी ऊंची-ऊंची पोथियां पढ़कर भारी विद्वान बनोगे। नहीं नहीं, मैं विद्वान नहीं बनूंगा। मैं तो तुम्हारे गांव से बूढ़े बरगद के नीचे से वाल डोली से दही आकर गांव-गांव, शहर-शहर में दही बेचूंगा। और वो तुम कैसे कहते हो ना, दही लो दही, बढ़िया दही। मुझे ये आवाज लगाना सिखा दो ना। टूट गई किस्मत। अरे ये भी कोई सीखने की चीज है? नहीं, मुझे ये सुर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के अंतिम छोर से पंछियों की आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है ना, उसी तरह से उन पेड़ों की कतारों से, उन रास्तों के किनारे से जब तुम्हारी आवाज सुनाई देती है तो मेरा मन जाने कैसा होने लगता है। बाबू, तुम थोड़ी दही खाओ ना। मेरे पास दही खाने के लिए पैसे कहाँ हैं? वैसे की कोई बात नहीं बाबू। तुम थोड़ी सी दही खाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
टन टन टन। अच्छा पहरेदार, क्यों बजता है ये घंटा? घंटा सबको ये बताता है कि वक्त बहता नहीं है, वो चला जा रहा है। चला जा रहा है? तो किस देश को चला जा रहा है? ये बात तो कोई नहीं जानता। शायद वो देश किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरा भी बड़ा मन होता है मैं भी इसी समय के साथ चला जाऊं उसी बहुत दूर के देश में। एक दिन तो उस देश में सभी को जाना है बेटा। मुझे भी जाना होगा। जाना तो होगा ही। लेकिन मुझे तो वैद्य जी ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया है ना। हो सकता है किसी दिन वैद्य जी खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाए। ना 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 ना, तुम वैद्य जी को नहीं जानते हो। वो तो सिर्फ बांध कर घर में रखना जानते हैं बस। लेकिन उनसे अच्छे वाले वैद्य जी हैं, वो आकर छुड़ा जाते हैं। तो मेरे अच्छे वाले वैद्य कब आएंगे पहरेदार? मुझे भी अब यहाँ बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बातें नहीं कहते बेटा। ऐसा ही है, मैं तो दिन भर यही बैठा रहता हूँ ना। मुझे सब लोग यही बैठा कर रखते हैं। लेकिन जब तुम्हारा घंटा बज उठता है ना, टन टन टन, तो मेरा मन जाने कैसा होने लगता है। अच्छा पहरेदार, क्या है बेटा? वो जो राह के किनारे पे वो जो बड़ा सा घर है ना, जिसके ऊपर वो बड़ा सा झंडा फहरा दिया गया है, और वो जहाँ बहुत से लोग आए जाया करते हैं, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ नया डाकघर खुला है। घर खुला है। किसका डाकघर है? डाकघर और किसका होगा? राजा का डाकघर। ये लड़का तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। राजा का डाकघर है? तो क्या सारी चिट्ठियाँ राजा के पास जाती हैं? आती क्यों नहीं? अब देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम से भी चिट्ठियां आएंगी। मेरे नाम से भी आएगी? तो नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ ना। हमारे राजा छोटे छोटे बच्चों को इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखते हैं। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन राजा मुझे क्यों चिट्ठी लिखेंगे और कब लिखेंगे? पहरेदार, अब मुझे बताओ ना, राजा मुझे क्यों चिट्ठी लिखेंगे? अगर ऐसा ना होता तो वो इस खुली हुई खिड़की के सामने सुनहरे रंग का इतना बड़ा झंडा फहराकर डाकघर क्यों खुलवाते भला? इस लड़के की बातें सुन सुनकर मुझे हंसी आती है। अच्छा, तो राजा की चिट्ठी लाकर मुझे कौन देगा? राजा के इतने सारे डाकिए जो हैं, देखा नहीं तुमने? छाती पर सोने का तमगा लगाए घूमते रहते हैं। वो कहाँ घुमा करते हैं? वो तो घर घर देश देश घूमते हैं। ये लड़का तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो बड़ा होकर मैं भी राजा का डाकिया बनूंगा। डाकिया? ये तो बड़ा भारी काम है। धूप हो, बारिश हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके घर जा जाकर चिट्ठियां बांटते फिरना, ये तो बड़ा जबर काम है भैया। इस तरह से हंसते क्यों? ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। घर के वक्त जब धूप झाँय झाँय करती रहती है ना, तभी तुम्हारा घंटा बज उठता है। टन टन टन। जब रात अचानक से मेरी नींद खुलती है, तो बाहर देखता हूँ कि घोर घना अंधेरा है और घर का दीपक भी बुझ गया है। तभी तुम्हारा घंटा सुनाई देता है। टन टन टन। अरे वो क्या, चौधरी आ रहा है। अब मैं भागूं, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ है चौधरी? है कहाँ? वो रहा बहुत दूर।
उसके माथे पर गोल सफेद रंग का बड़ा सा छाता है। राजा ने चौधरी बनाया होगा। अरे नहीं, वो खुद ही चौधराई करता फिरता है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसके पीछे हाथ धोकर इस कदर पड़ जाता है कि सभी उससे डरते हैं और वो सबसे झगड़ा करके अपना धंधा चलाता है। तो अब मैं चलूं, बहुत सारा काम पड़ा है। कल सवेरे फिर आकर शहर की ढेर सारी खबरें सुनाऊंगा। अगर रोज रोज राजा की ये चिट्ठी मुझे मिला करे तो कितना अच्छा हो। मैं अपनी इसी खिड़की के पास बैठकर उन्हें पढ़ा करूं। लेकिन मैं उन्हें कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। और बुआ भी सिर्फ रामायण पढ़ना जानती है। अब वो राजा की चिट्ठी पढ़ पाएगी? हाँ, मैं एक काम करूंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो उन सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके रख लूंगा और फिर मैं पढ़ा करूंगा। लेकिन राजा की चिट्ठी लाकर मुझे कौन देगा? हाँ? अरे चौधरी जी! अरे ओ चौधरी जी! एक बात समझाओ ना। कौन मेरे राह चलते मुझको इस तरह पुकार रहा है? कहाँ वो बंदर है? हाँ? तुम तो चौधरी जी हो ना, तुमको तो सब जानते मानते हैं। हाँ, मानते क्यों नहीं? खूब मानते हैं। हाँ, तो राजा का डाकिया भी तुम्हारी बात मानता है। ना मानेगा तो जान वो बचेगी उसकी मजाल। हाँ, तो एक काम करना चौधरी जी, राजा के डाकिये से आप कह देना कि मेरा इनाम अमल है और मैं इसी खिड़की के पास बैठा रहता हूँ। क्यों बोला? वो बताओ तो सही। अगर मेरे नाम से कोई चिट्ठी आए तो? तुम्हारे नाम की चिट्ठी? तुम्हें भला कौन चिट्ठी लिखेगा? राजा अगर चिट्ठी लिखे तो? यह लड़का तो कम नहीं जान पड़ता। राजा तुमको चिट्ठी लिखेगा? क्यों ना लिखेगा भला? तुम उसके गहरे दोस्त ठहरे। मुझे खबर मिली कि कई दिनों से तुमसे भेंट ना हो पा रही है। मरा जा रहा है बेचारा। अब ज्यादा देर नहीं, चिट्ठी आज आई कल आई। चौधरी जी, तुम इस तरह की बात क्यों करते हो? मुझसे नाराज हो गया? लो, भला मैं तुम पर नाराज क्यों होऊंगा? इतनी हिम्मत है मेरी राजा के साथ तुम्हारी चिट्ठी पत्री ठहरी। देखता राजा दत्त का दिमाग बहुत चढ़ गया। 2 पैसे जमा क्या कर लिए हैं? घर में राजा बादशाह के अलावा दूसरी बात नहीं। ठहरो, मजा चखाता हूँ। अच्छी बात है लड़के। मैं जल्दी बंदोबस्त ये देता हूँ। इससे राजा की चिट्ठी तेरे घर का सा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्यों बोला? मैं तुम्हारी खबर राजा को देता तो वे ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों की खबर लेने के लिए तुरंत प्याला दौड़ा देंगे ना। माधव दत्त की हिम्मत तो कम नहीं। एक बार राजा के कानों में बातें पड़े वह दुरुस्त हो जाए।
हम भी जाते हैं, बाद में आएंगे। चलो। अरे नहीं, थोड़ा रुको ना। ये बताओ, जो राजा का डाकघर है, उसके डाकिये को तुम पहचानते हो? हाँ, पहचानते क्यों नहीं? पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है बादल डाकिया, दूसरे का नाम है सरक डाकिया, और भी बहुत से हैं। हाँ। तो अगर राजा की चिट्ठी मेरे नाम से आएगी तो क्या वो मुझे पहचान जाएंगे? पहचानेंगे क्यों नहीं? चिट्ठी पर तुम्हारा नाम लिखा होगा तो खुद पहचान जाएंगे। अच्छा, तो एक काम करना, कल सुबह जब तुम लोग खेलने आना ना, दोनों में से किसी एक को बुलाकर मेरी पहचान करा दो ना भाई। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो। फूफा जी, जरा मैं अपनी आज उस खिड़की के पास भी नहीं जा सकूंगा। वैद्य जी ने मना कर दिया है क्या? हाँ बेटा, वहाँ बैठे रहने से ही तुम्हारी तबीयत और बिगड़ रही है। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं अपनी खिड़की के पास बैठा रहता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है फूफा जी। वहाँ पर बैठे बैठे तुमने शहर के तमाम बच्चे बूढ़ों से दोस्ती गाड़ी। मेरी खिड़की पर एक मीना सा लगा रहता है। ऐसे में कहीं ये शरीर टिक सकता है क्या? तुम्हारा चेहरा आज कैसा फीका पड़ गया है। फूफा जी, मेरे उस फकीर के आने का ठीक यही वक्त हुआ है। वो मुझे खिड़की के पास ना देखकर भी वापस लौट जाएगा। कौन फकीर? वही जो मुझे देश विदेश की बातें बताया करता है। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं फूफा जी। मैं तो अभी किसी
पक्षियों का देश है, इंसान तो वहाँ नहीं, और वहाँ के पक्षी न चलते हैं न बोलते हैं, सिर्फ गाते हैं और उड़ते हैं। वाह, कैसा अजीब देश है। वहाँ समुद्र है ना? समुद्र के किनारे तो है ही। वहाँ के सारे पेड़ नीले रंग के हैं। नीले पहाड़ों पर उनका बसेरा। शाम को हरे रंग के पक्षी जब झुंड के झुंड अपने घोंसलों पर लौटते हैं, तो अस्त होते सूरज की रोशनी से, पहाड़ों के रंग से, पक्षियों के रंग से जीव से समा जाते हैं। वहाँ के पहाड़ों पर झरने भी हैं। अरे, झरनों के बिना भी कोई बात बनती है। यूं लगता है जैसे जैसे घास हीरे को गलाकर ढाल दिया हो। वो अपने मुंह पर ठन करते हुए, कल झरझर करते हुए बहते हैं और सीधे जाके समुद्र में कूद पड़ते हैं। किसी वैद के बाप की हिम्मत नहीं है कि पल भर के लिए उसे कहीं रोक रखे। चिड़ियों ने अगर मुझे निहायत ही मामूली इंसान समझकर अपने उन सैकड़ों बसेरों से दूर न कर दिया होता, तो मैं भी उनके उन सैकड़ों घोंसलों के किनारे अपना एक घोंसला बनाकर समुद्र की लहरें देखता हुआ जिंदगी के बाकी दिन बिताता। मैं भी अगर चिड़िया होता तो तब तक काफी मुश्किल हो जाती। मैंने सुना है कि तुमने उस दही वाले से कह रखा है कि ठीक हो जाने पर तुम उसके साथ दही बेचने जाओगे, लेकिन चिड़ियों के उस देश में तुम्हारा दही का रोजगार कुछ चल रहा है, बल्कि कुछ नुकसान भी होता है। चलो भी अब तो हल हो गई। मुझे बताओ ना, ऊपर जी, मेरा वो दही वाला आकर वापस क्यों नहीं लौट गया? लौट क्यों न जाएगा? तुम्हारे मन चाहे फकीर के उस क्रोध द्वीप के चिड़ियों के बसेरों में वो दही बेचने और घूमने फिरने से उसका पेट भरेगा नहीं। वो कल में टोला गया है अपनी भांजी की शादी में सहनाई का बयाना देने। हाँ? हाँ। नहीं, नहीं, उसने तो कहा था कि वो मेरी नंदी की दुल्हन बनेगी, उसके नाक में नथुनी होगी और पहनावे में लाल डोरियां साड़ियां होंगी। शाम के वक्त मिट्टी के नए बर्तन में मुझे दूध पीने के लिए लेगी। हाँ, और उसी ने कहा था कि वो मुझे दूध पिलाएगी मिट्टी के नए बर्तन में। हाँ, और शाम होते ही गौशाला में दिया जलाकर मेरे पास बैठेगी और मुझे 7 भाइयों वाली चंपा की कहानी सुनाएगी। बाहु तो खासी है। मैं फकीर, फिर भी मेरे मन में कुछ लालच हो आया है। बेटा, अरे सुनो तो, नाराज ना हो। इस बार उसका ब्याह हो जाने दो। तुम्हें जरूरत होगी तो उसके घर बांझियों का अकाल न पड़ेगा। चलो भी अब हल हो गए। तुम भी हाँ, ऊपर ही तो चले गए। अब तुम मुझे बताओ ना, वो जो राजा का डाकघर खुला है, कि यहाँ से कोई मेरी चिट्ठी आई है क्या? चिट्ठी चल तो रही है। हाँ? ये सुना, पर अभी रास्ते में है। किस रास्ते में है? उसी रास्ते में बारिश हो जाने के बाद आसमान नीला हो जाता है और वो दूर में पहाड़ दिख पड़ता है। उसी जंगल के रास्ते में। हाँ, उसी रास्ते में तो है ही, लेकिन तुमने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूँ वकील। वो तो मैं देख रहा हूँ, पर कैसे? मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उसे कैसे जानता हूँ, लेकिन जान पड़ता है जैसे मैंने उसे कितनी बार देखा। जानते हो वकील, मैं देख रहा हूँ वो ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई से धीरे धीरे राजा का डाकिया नीचे उतर रहा है। जानते हो, उसके हाथ में आलटेन है, कंधे पर चिट्ठियों का थैला है और वो धीरे धीरे उस ऊंचे
संतरी पगडंडियों पर वो चलता चला रहा है। खेतों में से तिल्लियां उड़ रही हैं। पूरी दूरी पर 3 मोटे खेत हैं। पूरी खेतों की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर वो चलता चला रहा है। एक एक रात एक एक दिन करके वो लगातार चलता चला रहा है। नदी के किनारे कोई भी आदमी नहीं है। सिर्फ आधा पूछा पक्षी अपनी पूंछ में सर घुसाकर गोल गोल घूम रहा है। मैं सब देख रहा हूँ कि मैं उसे जो जो अपने वो आते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा मन जाने कैसे कैसे उमड़ पड़ता है। ऐसी नई आंखें तो मेरी नहीं बेटा, पर यूं लगता है जैसे तुम्हारे देखने से ही मैं भी सब कुछ देख पा रहा हूँ। अच्छा वकील, हाँ वो जो राजा का नया डाकघर खुला है, हाँ राजा को तुम पहचानते हो? पहचानता क्यों नहीं, खूब पहचानता हूँ। मैं तो रोज उनके पास भीख मांगने जाता हूँ। हाँ, भीख मांगने जाते हो? तो मैं भी उनके पास रोज भीख मांगने जाया करूंगा। अरे तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो चाहिए होगा वो खुद ब खुद दे देंगे। नहीं, मैं भीख मांगूंगा। मैं उनके दरवाजे के सामने नहीं, मैं रास्ते के किनारे होकर के भीख मांगूंगा और मैं जोर जोर से कहूंगा, जय हो महाराज, जय हो महाराज। और जानते हो, दोनों हाथों में खंजरियां लेकर टपली लेकर नाचूंगा, गाऊंगा, भीख मांगूंगा। अरे वाह 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 वाह, तब तो खासी मौज रहेगी। ये अपने साथ लेकर जाऊंगा तो मुझे भी भरपेट भीख मिलेगी। लेकिन तुम उनसे भीख मांगोगे क्या? मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे अपने डाकघर में डाकिया बना ले। मैं भी इसी तरह से हाथ में लालटेन लेकर और कंधे पर चिट्ठियों का थैला लेकर गांव गांव शहर शहर में चिट्ठियां बांटता फिरूंगा। जानते हो फकीर, मुझे एक आदमी मिला था, उसने मुझे कहा कि वो मुझे भीख मांगना सिखा देगा। अरे वाह, तब तो खासी मौज रहेगी। नाम तो बताओ। अरे वो छदाम। कौन सा? नहीं, वो जो अंधा है, लंगड़ा है और रोज मेरी खिड़की के पास आकर के बैठा करता है। ठीक मेरे जैसा ही लड़का उसके पहिए वाली गाड़ी को धक्का मार मार के भीख मांगता है। मैंने तो उससे कह दिया है कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना, मैं उसके पहिए वाली गाड़ी को धक्का मार मार के भीख मांगूंगा। अरे वाह 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 वाह, तब तो खासी मौज की बात होगी तुम्हारी। उसी ने कहा है मुझे भीख मांगना सिखा देगा। लेकिन जानते हो फकीर, मैं जब फूफा जी को कहता हूँ ना उसे भीख देने के लिए, फूफा जी कहते हैं कि वो बनावटी अंधा है, वो बनावटी लंगड़ा है। अच्छा मान लो कि वो बनावटी अंधा है, बनावटी लंगड़ा है, लेकिन आंखों से तो नहीं देख पाता है ना। हाँ, वो आंखों से नहीं देख पाता, तुम उसे अंधा कहो चाहे मत कहो, पर बेटा सच्चाई ये भी है कि जब उसे कहीं भीख नहीं मिलती ना, तो तुम्हारी खिड़की के सामने आकर बैठता इसलिए रहता। हाँ, वो रोज मेरी खिड़की के पास आकर बैठता है और मैं उसे बहुत दूर देश देश विदेशों की बातें सुनाता हूँ जो तुम मुझे सुनाते हो। तुम्हें याद है फकीर, मैं एक बार तुमसे कहा था एक अलग देश के बारे में, जहाँ किसी चीज का कोई वजन नहीं होता और थोड़ा सा ही उछाल मारने पर पहाड़ पार किए जा सकते हैं। हाँ। जानते हो, इन सब बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन फकीर, उस हल्के देश का रास्ता कहाँ से है? उसका रास्ता भीतर से ही है कहीं, और उसे खोज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, वो तो अंधा है ना, आंखों से देख नहीं पाता है, इसी से वो बड़ा दुखी
आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है वैद्य जी। यही हंसी तो अच्छी जान नहीं पड़ती। इसने जो कहा बहुत अच्छा लग रहा है। यही खराब लक्षण है हमारे जन्मधन ने कहा है। दुहाई है वैद्य, चक्रधर दत्त की बात तो पहले ही। यही बताइए कि करना क्या है? जान पड़ता है अब इसे पकड़ कर रखा ना जा सकेगा। मैंने तो पहले से ही मना कर दिया था, लेकिन जान पड़ता है बाहर की हवा इसे लग ही गई। मैंने तो इसे बहुत देर संभाल के रखा है। मैंने इसे बाहर बिल्कुल नहीं आने दिया। दरवाजे को अक्सर बंद ही रखता हूँ। साला आज ना जाने कैसी हवा चल रही है। मैं खुद देख आ रहा हूँ। हमारे सदर दरवाजे के भीतर फू फू करके हवा बह रही है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताला कुंजी लगाकर उस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दो। ना हो तो 2-3 दिन तक तुम्हारे यहाँ लोगों का आना जाना बंद ही रहेगा। अगर फिर भी कोई आ ही जाता है तो उसके लिए खिड़की का रास्ता तो है ही। वो जो खिड़की से डूबते हुए सूरज की रोशनी आ रही है उसे बंद कर दो। इससे रोगी की नींद चढ़ जाती है। अमल में आंखें बंद कर रखी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो वैद्य जो अपना नहीं उसे घर में लाकर रखा, उसे प्यार किया, लेकिन लगता है कि अब उसे ना पाऊंगा। फिर क्या? हमारे घर तो चौधरी आ रहा है। ये कैसे होगा? मैं तो चलूं है, लेकिन तुम अच्छी तरह इस दरवाजे को बंद कर दो। मैं कल जाके ही एक कड़वी गोली भिजवा देगा। उसे खिला कर दे। अगर बचना होगा, उसी के बाद नरक से। क्यों रे लड़के? भाई अरे नहीं, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सो रहा हूँ? मैं सब सुन रहा हूँ। मैं जैसे बहुत दूर की बात को सुन पा रहा हूँ। जान पड़ता है जैसे मेरे माँ और बाबूजी मेरे सिरहाने बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे माधव दत्त, आजकल तो बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी याद खत्म हो गई है। दुहाई है चौधरी जी, दुहाई है। ऐसी बातों को लेकर हंसी ठट्ठा तो ना करें। लेकिन मैं लड़का को राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा। अरे वो तो बच्चा है, पागल है। उसकी बातों का भी कोई ख्याल करता है क्या? नहीं नहीं, इसमें अचरज की क्या बात है? भला तुम्हारे जैसा बढ़िया घर राजा और पाएंगे कहाँ? देखते नहीं, इसी से तो कि तुम्हारी खिड़की के सामने राजा का नया डाकघर खुला। अरे लड़के, तेरे नाम से राजा की चिट्ठी आई। सच नहीं तो और क्या? हमारे साथ राजा का दोस्ताना जो है। भाई है चौधरी, इन बातों को लेकर हंसी ठट्ठा ना करें। ये नहीं चीज। मुझसे ठट्ठा ना करो चौधरी जी। कि जरा देखो ना, क्या ये वही राजा की चिट्ठी है?
हाँ, मैं फकीर होकर कहता हूँ, यह वही की चिट्ठी है। लेकिन इसमें मुझे कुछ दिख क्यों नहीं पड़ता हो? सब सफेद दिख पड़ता है। चौधरी जी, बता दो ना इसमें क्या लिखा है? राजा ने लिखा, मैं आज या कल में ही तुम्हारे घर आ रहा। तुम लोग मेरे लिए चना चबेना का इंतजाम कर रहे। राजमहल अब पल भर के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह हंसी ठट्ठा ना करें। हंसी ठट्ठा? कैसा हंसी ठट्ठा? हंसी ठट्ठा करने की मजाल है इनकी। दादा तुम भी पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसी से इस सफेद कागज पर मुझे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। राजा ने लिखा है, मैं आज या कल में ही अपने नन्हे दोस्त से मिलने आऊंगा और अपने साथ अपने राज्य के सबसे बड़े राज्य वैद्य को लेकर आऊंगा। हाँ, हाँ, वो सुनो, वो उनके बाजे बज रहे हैं। तुम नहीं सुन पा रहे हो फकीर? थोड़ा और पागल हुए बिना ये सुन नहीं पाएंगे। चौधरी जी, मैं तो समझता था कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। आप एक दिन राजा की चिट्ठी मेरे लिए लेकर आएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लाइए, लाइए, मैं आपके पैरों में धूल माथे पे लगा लूं। चलो, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, अक्ल न सही, मन का अच्छा है। जान पड़ता है, 4 पहर बीत गए हैं। जान फकीर, मैं बाहर कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? शाम का पहला तारा निकल आया है क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इन लोगों ने सभी खिड़की दरवाजे जो बंद कर रखे हैं। रुको, रुको, मैं खोल देता हूँ। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चौधरी जी, कहीं ये डकैत तो नहीं? कौन मेरे? पंचानन चौधरी हूँ। पंचानन की वाह 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 बोली सुनकर कौन टिकने वाला है? चाहे मैं कितना भी बड़ा डकैत क्यों ना हो। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया है, किसी से कोई आहट नहीं हो रही है। महाराज आज रात को आएंगे। अब तो गजब हो गया। कितनी रात में सिपाही जी? महाराज कितनी रात बीते आएंगे? रात दूसरे पहर में आएंगे। जब मेरा दोस्त नगर की ड्योढ़ी पर घंटा बजाएगा, टन टन टन, तभी तभी राजा ने अपने नन्हे दोस्त को देखने के लिए अपने राज्य के सबसे बड़े राज्य वैद्य को भेजा। ये चारों ओर सब कुछ बंद क्यों है? खोल दो, खोल दो, जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब खोलो। क्यों बेटा, आप कैसा जान पड़ता है? आज तो बहुत अच्छा लगता है राजवीर जी। जान पड़ता है जैसे सारा दर्द मिट गया। आज तो मैं उन सब तारों को देख पा रहा हूँ, अंधेरे
रथ को साफ करके फूलों से सजाकर राजा के आने आया करो। इस आदमी को यहाँ रखने से तो काम चलेगा। नहीं राजवैद्य जी, ये तो मेरे दोस्त हैं। जब आप नहीं आए थे ना, इन्होंने मुझे राजा की चिट्ठी लाकर दी थी। अच्छा बेटा, यदि तुम्हारे दोस्त हैं तो ये भी इस कमरे में रह सकते हैं। राजा तुम्हारे दोस्त हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं। राजा जब आए तो तुम उनसे कुछ मांग लेना। उसकी चिंता आप ना कीजिए फूफा जी, वो सब मैंने तय कर रखा है। तुमने क्या तय कर रखा है? मैं उसे कहूँगा कि वो मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना ले। मैं भी इसी तरह से हाथ में लालटेन लेकर, कंधों पर चिट्ठियों का थैला टांगकर गांव-गांव, शहर-शहर में चिट्ठियां बांटता फिरूंगा। हाय रे मेरी किस्मत। लेकिन फूफा जी, महाराज आज हमारे घर आएंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था की है आपने? उन्होंने कहा है वो तुम्हारे यहाँ आकर सिर्फ चना चबेटा ही खाएंगे। चना चबेटा खाएंगे? अरे ये बात तो चौधरी जी को पहले से ही पता थी। चौधरी जी तो राजा की सब बात जानते हैं। अगर किसी को मेरे घर भेज दो तो खाने की कुछ अच्छी अच्छी जरूरत नहीं है। अब तुम सब शांत हो जाओ। इसे नींद आ रही है। मैं इस बच्चे के सिरहाने बैठा, दिए की रोशनी बुझा दो। अब आसमान के तारों से ही रोशनी आए। इसे नींद आ रही है। दादा, तुम इस तरह मूर्ख की तरह चुपचाप हाथ पर हाथ रख के क्यों खड़े हो? मैं ये तो देख रहा हूँ, क्या वो सही लक्षण है? मेरे घर पर ये लोग अंधेरा क्यों किए दे रहे हैं? अरे तारों की रोशनी से हमारा क्या होगा? चुप रहे विश्वासी, ऐसी बातें न बोल। वो सो गया। मैं तो इसके लिए फूल लाई हूँ। क्या मैं इन्हें उसके हाथों में नहीं दे पाऊंगी? अच्छा दे दो अपने। यह कब जागेगा? अभी तुरंत आकर राजा इसे पुकारेंगे। जब यह जागेगा तब आप लोग चुपके चुपके इससे एक बात कह दोगे। क्या कहना? कहना कि सुधा तुम्हें पूरी नहीं है।
तालियां कुछ कम थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की सोच पर तो हम जा ही नहीं सकते हैं और उसका इतना सुंदर मंचन अभिभूत करता है। आप सब कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। पात्र परिचय के लिए मैं आदरणीय विनोद कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे आज के इस बातों का परिचय दें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नाटक की प्रस्तुति के दौरान, ये इसकी लगभग 8वीं प्रस्तुति थी आज, किसी ने कुछ हल्ला नहीं किया, कहीं पर कोई बेफिजूल की तालियां नहीं आई, जो नाटक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये रंगमंच के जो दर्शक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संस्कार है। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारा भरपूर सहयोग किया और विशाल भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने अपने इस आयोजन में हमें अपनी ये प्रस्तुति को प्रदर्शन के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी को चरणों में सादर प्रणाम है, बहुत अच्छे कलाकार थे। अब मैं अपने कलाकारों का परिचय करा दूँ। म्यूजिक ऑपरेट कर रहे थे मोहित कुशवाहा और इस नाटक में जो रोशनी आई है, जो रोशनी का संचालन कर रहे थे प्रसन्न सोनी जी हैं। आप स्वयं भी बेहतर अभिनेता हैं और ये जो मेकअप आप हमारा सबका देख रहे हैं, कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, इसके पीछे कुंवर सुधीर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान। ये हर प्रस्तुति में कुछ ना कुछ नया रूप करते रहते हैं हम लोगों का। उसके बाद दादा और फकीर के रूप में थे विपुल सिंह गहरवाल, माधव दत्त के रूप में और दही वाले के रूप में थे हमारे बड़े भाई राजवीर तिवारी भोला भैया। पहरेदार के किरदार के रूप में थे और जो लास्ट में राजवैद आते हैं अमल को लेने के लिए, रत्नेश गोस्वामी। सुधा जो लड़की का किरदार था उसमें लड़के ने चरित्र निभाया था प्रियांशु सिंह, और चौधरी के रूप में भी आपने इनको देखा है, बढ़िया जोरदार अभिनय करते हैं। और वैद्य के रूप में थे राजकुमार कोरी। बैक स्टेज में हमारे साथ में थे बादल नट और श्रुति कीर्ति द्विवेदी। एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इन 3 दिन के आयोजन को आराम से देखिए, रसास्वादन करिए और कलाकारों का मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्वयं का नाम विनोद कुमार मिश्रा है और मैं भी अभिनेता हूँ, निर्देशक, नाटकों से जुड़ा हूँ। लगभग 25 साल हो रहे हैं रंगमंच में सेवा देते हुए और अब तो जीवन इसी में देना है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया मिश्रा जी, कल आप सभी मराठी नाटक मैत्रबन प्लॉट नंबर 200 के लिए आमंत्रित हैं, जिसकी निर्देशिका हैं सुश्री सुचित्रा पंडित। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इतने अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप सब नाटक का रसास्वादन किया, जिसको हमारे आगंतुक कलाकारों ने सराहा भी। उनका भी बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल उम्मीद करते हैं कि ठीक 7 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। हमारी कन्या में रवि सर से ले लूँगा, राहुल भाई तो फिर ठीक।